Am I audible now? Am I audible now, everyone? आवाज आ रही है? Good evening, everyone. Yash, Vrinda, Vikram. Am I audible now? All right. So, okay, I'll repeat everything. तो ठीक है, मैं हूं अंबुज गौतम एंड मैं आपके करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है दैट आई विल बी डीलिंग विद एंड दैट आई हैव बीन डीलिंग विद फॉर द लास्ट 1 month. ठीक है, ये बेसिकली जो प्रोग्राम है चेंज आईएएस का, ये नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स 2023 में जो प्रीलिम्स है उसको दिमाग में रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए बनाया गया है. एंड होपफुली and not hopefully, I believe in that all the topics that learned faculties are covering will somewhere and somehow help you crack this examination. Okay, getting back to the topic now. The topic that we have picked up today is one of the instrument of democracy. ठीक है, एक instrument है democracy का that we will be discussing today. You must have seen in the news or read in the newspaper that recently a Khalistan referendum was conducted in Canada. एक खालिस्तान से रिलेटेड रेफरेंडम जो है वो कनाडा में इस समय देखा गया था. Yes, of course, Pratush, you should keep in mind all those things. ठीक है, कैसे चीजों को कवर करना होगा, कैसे टॉपिक्स को, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, हाउ शुड वी कनेक्ट विद आवर मेन स्ट्रीम सिलेबस, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. फाइन. सो रेफरेंडम कनाडा में हुआ था खालिस्तान को लेके. अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, विल नॉट डाइव इनटू दैट इशू, विल सी अबाउट रेफरेंडम. ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को नंबर ऑफ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है. तो पहला अगर हम देखें यहां पे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेलिवेंस क्या है, दैट वी विल बी सीइंग. व्हाट इज खालिस्तान? खालिस्तान का जो बेसिकली आइडिया है वो क्या आइडिया है, किस रीजन को वो खालिस्तान डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर उसकी डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, कितनी लॉजिकल डिमांड है, कितनी नहीं है, उस पर हमको बात नहीं करना है, बिकॉज इट इज टोटली इलॉजिकल डिमांड. ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम को अलाउ करता है कि नहीं करता है, या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या जगह है, दैट ऑल्सो वी विल सी इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट विल सी व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या चीज. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. बहुत ही बेसिक लेक्चर रहेगा आज का, बिकॉज डेमोक्रेसी इज समथिंग विच यू ऑल हैव रेड सो फार. कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं आप लोग, आप भी खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे. एंड आई माइट बी एबल टू एड सर्टेन पॉइंट्स इन वॉट एवर थिंग्स दैट यू नो अबाउट डेमोक्रेसी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट एंड द रेलिवेंस. कॉन्टेक्स्ट ये है, रेलिवेंस ये है कि खालिस्तान रेफरेंडम जो है कनाडा में हुआ था. छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, कौन से रीजन की वो डिमांड कर रहे हैं, कब से है, इवोल्यूशन क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, देन पंजाब में जो क्राइसिस चल रही थी 80s में, व्हाट वाज दैट. वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट दैट. उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, किसी और दिन उस पर बात करेंगे. सो नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज द मैप ऑफ खालिस्तान. दिस इज द मैप ऑफ खालिस्तान. कुछ रीजन इंडिया का है, कुछ रीजन पाकिस्तान का है, दोनों को मर्ज करके दे वांट टू क्रिएट अ न्यू नेशन स्टेट टू बी कॉल्ड एज खालिस्तान. ठीक है, अब जहां तक खालिस्तान की बात आती है, जो इंडिया वाले पोर्शन की हम बात करें तो वो सिर्फ पंजाब वाले रीजन को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. दे डिमांड द कंप्लीट अनडिवाइडेड पंजाब विथ यूज्ड टू exist before 1947. It includes certain regions of this राजस्थान, पंजाब तो पूरा ही है, हरियाणा भी पूरा है,
हिमाचल प्रदेश का कुछ रीजन है, एंड दिल्ली इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. सो ये है बेसिकली खालिस्तान क्या का रीजन जो वो डिमांड कर रहे हैं. लाइक नेक्स्ट वी शैल गो एंड सी व्हाट इज डेमोक्रेसी. यही था. अगला सब हेड क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यू ऑल मस्ट हैव सीन कि देयर आर, पहले देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? बहुत सारी हैं. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर एग्जिस्टिंग across the globe in many of the countries, right? For example, republic is a form of government. Democracy is a form of government. Then we have monarchy, again a different form of government. Oligarchy, ये भी एक different form of government है. Then we have रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, मोनार्की, ओलार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी. फाइन. सो these are certain. Then communist form of government is also there. Then we have totalitarian form of government. Totalitarian form of government. Thereafter we also have dictatorships. Dictatorships. These are the different forms of government. These are the different forms of government. The most popular and the most existing as of now form of government is democracy. Democracy is the form of government which is existing in almost 90% of the countries in the globe right now. ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. क्या ये लोग पाकिस्तान साइड वाला पंजाब को लेने के लिए प्रोपेगेंडा चलाता है? नहीं, ये प्रोपेगेंडा उसका नहीं चला सकते, बिकॉज दिस डिमांड ऑफ खालिस्तान, दिस मूवमेंट ऑफ खालिस्तान इज बीइंग फंडेड बाय आईएसआई. आईएसआई खुद ही उसको फंड कर रहा है. तो अपनी कंट्री को तो वो बाल्कनाइज करने के लिए इसको फंड नहीं करेंगे. दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंटीमेंट अमंग द सिख पॉपुलेशन अगेंस्ट इंडिया. सो दिस इज प्रोपेगेंडा बीइंग रन बाय द आईएसआई एंड द पाकिस्तानी एजेंट. ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर. क्योंकि देखिए इमोशनल टॉपिक है. मैं आप लोग ज्यादा इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा. उधर जाना नहीं है हमको, आप सिलेबस से स्टिक करना है. ठीक है ना. यूपीएससी एक चीज बहुत अच्छी चीज सिखाती है हमें कि वी शुड नॉट बी वी शुड नॉट बी ड्रिवन बाय आवर इमोशंस. ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, रैशनल रहना है. तो ठीक है, इमोशनल इशू है क्योंकि खालिस्तान वालिस्तान देश को बांटने की, देश को बंटवारा करने की बात है, तो आदमी कई बार इमोशनल होके आउट ऑफ द सिलेबस वाली चीजों को पकड़ने लगता है. आई विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ. ठीक है. डेमोक्रेसी. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और व्हाट आर द टू वर्ड्स which makes up democracy? Democracy is basically made up of two words. It is made up of two Latin words. It is made up of two Latin words. It is made up of two Latin words. What are those two Latin words? Demos plus kratos. डेमोस प्लस क्रेटोस. ठीक है. यस, डेमोस एंड क्रेटोस. डेमोस here means people. Demos here means people. Kratos means rule. Kratos means rule. That means democracy is what? People's rule. Democracy is what? People's rule. आपने सुना होगा डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक सेंटेंस, एक सेइंग है बहुत अच्छी. डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के थ्रू. इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. That is what democracy basically is. Now,
democracy as it used to exist in the ancient times was not as it exists today. डेमोक्रेसी जैसे एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट करती थी वैसी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती. In the previous period, democracy basically used to be direct one. डायरेक्ट हुआ करती थी, मतलब कि इसको बोलते हैं प्योर डेमोक्रेसी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर डेमोक्रेसी. दैट मीन्स पीपल डायरेक्टली यूज टू गेट involved in the decision making. People directly used to get involved in the decision making. People directly used to take decisions which affect their life. People directly used to get involved in making of the laws. That was direct democracy. मगर वो ऐसी डेमोक्रेसी उस समय एग्जिस्ट हो सकती थी because the nation state were very small. राइट किंगडम्स थी कहीं पे, या फिर किंगडम्स में चलो मोनार्की हो गई, छोटे छोटे रीजन थे, एरिया बहुत छोटा था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो डिसीजन मिलके लिया जा सकता था. नाउअडेज देयर आर ह्यूमंगस कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए, चाइना. चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कंट्रीज व्हिच आर ह्यूमंगस इन पॉपुलेशन एंड इन साइज. रशिया, कैनेडा, so these Bangladesh, right? These countries are humongous in terms of population, in terms of area. आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन अराउंड है इंडिया की. अगर आप बोलते हैं कि सारे लोग मिलकर एक साथ डिसीजन लेंगे तो कभी वो लॉ जो है कभी 100 साल में तक पास नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट वेंटेज पॉइंट. वो चीजों को अलग अलग तरीके से देखते हैं. किसी को नॉलेज ज्यादा है, किसी को नॉलेज कम है, कोई लोग किसी को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, किसी को कम अफेक्ट कर रहा है. सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन टेकिंग अप द डिसीजन. आप सबके व्यू पॉइंट्स कलेक्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. सो दैट इज वाई अ न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी took shape as and when the sizes of the territory, sizes of the population started increasing, and that was called indirect democracy. That was called indirect democracy, right? As it is called pure democracy, this indirect democracy came to be known as representative democracy. It came to be known as representative democracy. अब representative democracy क्यों भाई? Why representative democracy? Because now people elect their representative. They will elect an individual who will represent them in the legislature, who will represent them while the laws are being making, who will represent them while the laws are being, or the rules are being made, or the decisions are being taken. आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. That is why it is called representative democracy. यक्स, आपको आंसर मिल गया? यक्ष, आपको आंसर मिल गया कि व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? योगेश, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्लेटो, यस ऑफ कोर्स प्लेटो ने बोला होगा कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बट एज ऑफ नाउ जितनी भी एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उनमें से सबसे बेटर जो है वो डेमोक्रेसी है. आई एम नॉट saying it is the best, but it's the better among all the form of governments which are existing, because the views of the people is being taken care of. जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजन लेंगे और जिनसे उन डिसीजन से जिनके लाइफ हैम्पर होगी या अफेक्ट होगी, उन लोगों का व्यूज लिया जाता है. The views of those peoples are being taken when the decisions are to be taken. That is why it is considered as one of the
बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये क्या है? ओ सॉरी, इसके दो टाइप की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं। व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? कैन एनीवन आंसर? कैन एनीवन आंसर? यस। सी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है आज की फॉर्म में दो तरह से एग्जिस्ट करती है। एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, presidential form of democracy, and the other one is parliamentary form of democracy. Parliamentary form of democracy. This parliamentary form of democracy is also known by the name Westminster form of democracy. Westminster form of democracy. वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ओके। सो दिस इज द टाइप ऑफ indirect democracies which are existing in the world. Presidential form of democracy is existing in United States of America. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जांपल इंडिया। अब आ जाते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आज की डेट में अगर जो मेजरली 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला है रेफरेंडम, पहला है रेफरेंडम। सेकंड इज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट। एंड द फोर्थ वन इज right to recall, right to recall. These are the 4 major or the basic instruments of direct democracy. These are the 4 major instruments of direct democracy. Right? सुना था पहले कभी इन चारों चीजों के बारे में? Have you heard about all these things earlier? Exactly, Ravi. Yes, Yogesh, I understand your point. ठीक है, तो रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या है बेसिकली? व्हाट इज रेफरेंडम? अब हम जो मेजर जो हमारा टॉपिक था वहां पे हम घूम के आए हैं, एंड नाउ विल सी व्हाट इज रेफरेंडम। क्या है रेफरेंडम? क्या इंडिया में कभी रेफरेंडम हुआ है? क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम अलाउ करता है? रेफरेंडम करने से क्या गवर्नमेंट बाउंड होती है कि उस अगर रेफरेंडम पास हो जाता है 50% से ज्यादा वोट रेफरेंडम में जो इशू है उसको मिलते हैं, तो इज द गवर्नमेंट बाउंड टू एक्ट एज पर द रेफरेंडम? टेल मी। ऑल राइट, फाइन। Referendum is something wherein people are directly involved and people are asked upon to vote upon or to vote on certain issues. Specific issues पे लोगों को directly vote करने दिया जाता है to understand what they actually want. It is done
to see the opinion, not the opinion basically, to see what the mood of the population is, what people actually want. रेफरेंडम बेसिकली अगर आप देखेंगे, इट हैज, ये रेफर जो वर्ड है उससे बना है, दैट मीन्स द इशू विच इज टू बी डिसाइडेड अपॉन is referred to the population first, and how the population votes back, depending upon that the decision can be taken by the government. रेफरेंडम पे अगर जो मेजरली आज की डेट में इश्यूज आते हैं वो आते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिगार्डिंग, या फिर किसी कंट्री को, किसी रीजन को किसी कंट्री से अगर अलग करना है, तब रेफरेंडम का आज की डेट में कहीं कहीं पे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी इन 2021 स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था रिगार्डिंग वेदर स्कॉटलैंड शुड कंटिन्यू टू बी विद यूनाइटेड किंगडम और इट शुड बी अ सेपरेट एंटिटी कंप्लीटली. तो उसके लिए यूनाइटेड किंगडम में, स्कॉटलैंड में बेसिकली रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था, एंड जिस पर्पज से कराया गया था उसको नेगेटिव वोट्स ज्यादा मिले थे. ठीक है, तो ये रेफरेंडम बेसिकली होता है. हां, अगर 50% से ज्यादा वोट उस लॉ के फेवर में या फिर उस इशू के फेवर में लोग ज्यादा वोट करते हैं, देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू टेक डिसीजंस एज पर द डिसीजन ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ रेफरेंडम. फाइन. रेफरेंडम आज की डेट में यूज में कहां पे आता है? इट इज इन यूज इन सर्टेन European countries, and if you see Switzerland, in many of the cantons, referendum is still used to seek or to get the mood of the public. That is what referendum is. हम उसके बाद सारे words को हम समझ लेते हैं, then we will come to know about its conditions in India. ठीक है. हाँ, इंडिया में referendum हुआ कि नहीं हुआ? So far, never referendum has been conducted in India. सिक्किम जब तक इंडिया का पार्ट नहीं बना था, जब तक इंडिया का स्टेट नहीं था, टिल इट वाज अ किंगडम, जब तक वो किंगडम था तब वहां पे रेफरेंडम हुआ था वेदर दे वांटेड टू कंटिन्यू विद द मोनार्की और नॉट, एंड पीपल वोटेड अगेंस्ट इट, एंड देन इट मर्ज्ड विद इंडिया एज ए स्टेट. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स कम टू दिस इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या चीज है? इनिशिएटिव में बेसिकली आप देखेंगे, द पब्लिक, द मासेस ऑफ विच आर रिसाइडिंग एट ए प्लेस, दे टेक द इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग अप ए लॉ. पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया टेक द इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग अप अ लॉ और प्रपोजिंग अ बिल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है. एंड इफ द मैक्सिमम population or the majority of the population votes in favor of the bill, then the legislature is bound to discuss the bill and also try to bring it and make it an act. All right. Just a minute. Just a minute. ठीक है. तो ये हो गया इनिशिएटिव. इफ मोर देन 50% ऑफ द वैलिड votes polled on the legislative measures are in favor, then the parliament shall enact the bill into an act. Then the parliament is bound to convert or make that bill into an act. That is called initiative. Next is plebiscite. Next is plebiscite. What is plebiscite? आपने सुना होगा कश्मीर में पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए. प्लेबिसाइट बेसिकली होता है लोगों का ओपिनियन जानने के लिए किसी इशू में, किसी पर्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग, या फिर मेजरली डिसाइड करने के लिए कि उस जगह के लोग उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ एसोसिएटेड रहना चाहते हैं या फिर किसी और कंट्री के साथ एसोसिएटेड रहना चाहते हैं. टू अंडरस्टैंड द ओपिनियन ऑफ द पीपल सो दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी
अंडरस्टैंड्स व्हाट द मूड ऑफ द पॉपुलेशन इज बेसिकली. ठीक है, दैट इज व्हाट प्लेबिसाइट इज ऑल अबाउट. अब प्लेबिसाइट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ट्रीटी कह सकते हैं, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ मॉस्को. प्लेबिसाइट से ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ मॉस्को डिक्लेरेशन, सॉरी, दैट इज मॉस्को डिक्लेरेशन. मॉस्को डिक्लेरेशन. सो व्हाट इज दिस मॉस्को डिक्लेरेशन? आपने, जैसे मैंने बताया, पता चला और कई बार सुना आपने कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए. पाकिस्तान वाला हमेशा चिल्लाते रहते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं तब भी वहीं पे यही बोलते रहते हैं, भाई प्लेबिसाइट करवाओ, प्लेबिसाइट करवाओ. क्यों? कई बार जो अपने देश के बच्चे हैं, दे ऑल्सो थिंक, भाई जब बोलते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, उनको इतना भरोसा है कि कश्मीरी हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो प्लेबिसाइट क्यों नहीं करवाते हैं? तो देयर इज अ रीजन behind it. Moscow Declaration is the reason behind it, and you should know what is Moscow Declaration. Right? Moscow Declaration says that अगर किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, if the constitution of any country, if the constitution of any country guarantees, if the constitution of any country guarantees or confers a set of basic rights, if the constitution of a country guarantees or confers a set of basic rights on every individual citizen of that country, irrespective of their religion, irrespective of their caste, irrespective of their gender, irrespective of their place of birth, irrespective of their creed, then no section of the people in that particular country enjoy the right of plebiscite. अगर किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सारे सिटीजन्स को सर्टेन बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, और उन फंडामेंटल राइट्स को जब वो प्रोवाइड करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ religion, caste, place of birth, sex, creed, race, anything, then उस जगह के लोगों को कोई राइट नहीं होता है प्लेबिसाइट की डिमांड करने का. दिस इज मेंशन्ड इन द मॉस्को डिक्लेरेशन, एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस मॉस्को डिक्लेरेशन. इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस मॉस्को डिक्लेरेशन. इंडिया जो है इस मॉस्को डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है. That is the reason why India does not allow plebiscite in Kashmir, because Kashmiri जितने भी हैं, they enjoy the same set of fundamental rights that any other Indian in the country enjoys. Then any other Indian, be it in Tamil Nadu, be it in Arunachal Pradesh, be it in Sikkim, Andaman Nicobar, Lakshadweep, Kavaratti, anywhere, they enjoy the same set of rights. They have been conferred with the same set of rights without any discrimination. That is one reason why India does not agree to plebiscite in Jammu and Kashmir. And also the other reason is Constitution of India does not grant or does not allow plebiscite in the country. Constitution of India does not allow plebiscite in the country. देखिए, रेफरेंडम जो कंट्री अलाउ करती हैं, दे आर बाउंड टू एक्ट एज पर द रेफरेंडम. प्लेबिसाइट में गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों का ओपिनियन सीक करना चाहती है. अगेन, द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड अकॉर्डिंग टू एज पर द रिजल्ट ऑफ द प्लेबिसाइट, बट रेफरेंडम में रिजल्ट ऑफ द रेफरेंडम पे गवर्नमेंट जो है उसको एक्ट करना पड़ेगा. दैट इज द मेजर डिफरेंस. इट इज फॉर रेफर, इट इज फॉर सीकिंग द ओपिनियन. ठीक है? सो दिस इज व्हाट प्लेबिसाइट इज. नेक्स्ट वन इज राइट टू रिकॉल. Next instrument is right to recall. आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना और भेज दिया आपको रिप्रेजेंट करने के लिए.
But now, after half year or after some certain period of 1 year or 2 year, you realize that this person is a monster. This person is a thug. He is not working for us. सिर्फ अपनी जेबें भर रहा है, लोगों के इश्यूज पे काम नहीं कर रहा है. 2 साल हो गए इलेक्शन जीते हुए, हमसे मिलने एक बार भी नहीं आया, हमारे इश्यूज पूछने के लिए एक बार भी नहीं आया. देन तब क्या? अभी तो 2.5 साल बाकी हैं अगले इलेक्शन को. तब तक क्या हम डेवलपमेंट के लिए रुकते रहेंगे? Will we continue to wait for our issues to get resolved for next 3 years? No. तो राइट टू रिकॉल में क्या करते हैं, लोगों को राइट होता है कि आफ्टर हाफ ऑफ द टर्म हैज बीन कंप्लीटेड, द पीपल कैन वोट अगेन एंड रिकॉल दैट पर्सन. अगर लोगों ने राइट टू रिकॉल में उस बंदे के खिलाफ वोट किया, देन द मेंबरशिप ऑफ दैट इंडिविजुअल और दैट लेजिस्लेटर will finish then and there, and the fresh elections will have to be conducted. This is what right to recall is. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आज से अराउंड 6-7 साल पहले जो वहां के लोकल लेवल इलेक्शंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज के मतलब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे ये सर्टेन म्युनिसिपैलिटीज में राइट टू रिकॉल जो है इंट्रोड्यूस किया था. सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग विच वाज डन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अराउंड 7 to 8 years back. Many of the political parties, mainstream political parties, I will not name them, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज की डेट में जिन्होंने बोला है कि हम सत्ता में आ गए तो हम राइट टू रिकॉल जो है वो लागू करेंगे लोकल लेवल्स पे. दैट पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट डन इट येट. ठीक है, आई विल नॉट नेम द पॉलिटिकल पार्टी बट ओके. सो नाउ यहां तक समझ गए आप? यहां तक समझ गए एवरीवन? क्यों इंडिया में कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं हो रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? ऑलराइट, नाउ एक चीज और मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी में हमने जो पढ़ा अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और ज्यादा इसको जब क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट सब टाइप्स में तो नई एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. एक टाइप और आता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, वेयर इन द डेमोक्रेसी विद इन द कंट्री इज बीइंग रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इवन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज बीइंग रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट्री में भी ऐसा ही है, प्रेसिडेंशियल में भी ऐसा ही है. एक और टर्म कोइन किया गया था हाल फिलहाल में, इट वाज मॉनिटरी डेमोक्रेसी. दिस मॉनिटरी डेमोक्रेसी टर्म वाज कॉइन्ड बाय आफ्टर द वर्ड मॉनिटर. मतलब यहां पे जो थिंकर थे जिन्होंने ये टर्म कोइन किया, he said that nowadays in democracies there are many public and private organizations, there are many regulatory bodies and individuals who keep a check, who continue to monitor the different departments and different organs of the government. वो गवर्नमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं. दैट इज वाई इस तरह की डेमोक्रेसी जहां पे डिफरेंट प्राइवेट बॉडीज, पब्लिक बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कीप मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इनएक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सच डेमोक्रेसीज आर कॉल्ड मॉनिटरी डेमोक्रेसी. एज ऑफ प्रेजेंट आप किसी भी डेमोक्रेसी को उठा के देख लेंगे, चाहे आप यूके का देखें, चाहे आप इंडिया देखें, चाहे आप यूएस से देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी हैं, वो मॉनिटरी डेमोक्रेसी भी हैं, राइट, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हैं. तो एक खिचड़ी सी बन गई है सबकी. तो बहुत क्लियर कट वाटर टाइट
डिस्टिंक्शन इन डेमोक्रेसीज में नहीं है। वाटर टाइट डिस्टिंक्शन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही है मेजरली। इनडायरेक्ट में आप सब टाइप्स बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर मॉनेटरी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉनेटरी भी आजकल सारी डेमोक्रेसीज रह रही हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी। रिसेंटली आपने देखा होगा, एक बवाल मचा था इन साहब का, ये देखिए, ये एक डेटा है जहां पे जो मैप है दैट शोज कि कौन कौन सी कंट्री में रेफरेंडम्स आर मैंडेटरी एंड नॉट मैंडेटरी। द एरियाज विच आर मार्क्ड इन रेड, in those countries referendum is not mandatory, and the areas which are marked in green, in those countries referendum are mandatory. If you see many of the European countries here, if you see many of the European countries here, they are marked in green, तो वहां पे रेफरेंडम जरूरी है। अफ्रीका में भी कई कंट्रीज है जहां पे रेफरेंडम जरूरी है। ग्रीनलैंड रेफरेंडम जरूरी है। रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, सेंट्रल एशिया नहीं है, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। सो दिस मैप शोज वेरी ब्यूटिफुली about how many countries across the globe have mandated referendum and how many countries are there where the referendum is not mandatory. ये स्कॉटलैंड वाला जो मैंने बताया था ये उसके बारे में है। दिस इज अबाउट द रेफरेंडम विच टुक प्लेस इन यूनाइटेड किंगडम, कि स्कॉटिश जो रेफरेंडम हुआ था कि स्कॉटलैंड को यूके में रहना है या नहीं रहना है, उसका एक एग्जाम्पल है, मैप है। नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिए सारे। This we have seen, right? Types of democracy: direct, representative is indirect, monetary we have seen, constitutional democracy we have already seen. Next, sessions of legislative assembly. हाल फिलहाल में क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट was saying that BJP is offering them crores of rupees, offering the MLAs of Punjab crores of rupees to shift their allegiance to BJP. तो उन्होंने बोला कि भगवंत मान जी ने कि हम स्पेशल सेशंस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वी वांट टू कंडक्ट दैट स्पेशल सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पास द कॉन्फिडेंस मोशन। हम कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अपनी मेजोरिटी जो है, हम प्रूव कराना चाहते हैं। दैट वाज, ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट ठीक है, उन्होंने बोला ऐसा। तो पहले गवर्नर साहब ने दे अलाउड द स्पेशल सेशन, बट सडनली he pulled his steps back and said the special session cannot be conducted. हंगामा हुआ, उसके बाद कल फिर ये स्पेशल, आज फिर ये स्पेशल सेशन जो है हुआ। ठीक है, फिर से उन्होंने इसको बोल दिया कि अलाउ कर दिया, ठीक है, स्पेशल सेशन कैन बी कंडक्टेड। नाउ द पॉइंट इज, गवर्नर की पावर्स स्पेशल सेशन से रिगार्डिंग जो है, या फिर सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से रिगार्डिंग जो है, वो हमको यहां पे देखना है। कॉन्टेक्स्ट या रेलिवेंस वी हैव already seen. Next thing that we have to see is related constitutional provisions as far as governor's power to conduct or to summon the legislative sessions are concerned. Next we will see what are the exceptions to the constitutional provisions which are mentioned in the constitution. Exceptions kya kya hai. Then we will see certain Supreme Court judgments, and finally we will see what the Sarkaria Commission have said. You must all be aware of the Sarkaria Commission, right? Sarkaria Commission was the commission which was constituted to recommend upon the center state relationship. Sarkaria Commission जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे रिकमेंडेशंस के लिए बनाया गया था कि उसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रेंथन हम कैसे कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप को। सरकारी कमीशन के बाद जो अगला कमीशन आया था दैट वाज पुंछी कमीशन। तो ये आपको दोनों पढ़ने हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप आप जब पढ़ेंगे, यू शुड बी रीडिंग अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारी कमीशन एंड द पुंछी कमीशन, ऑल्सो द ARC। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसकी क्या रिकमेंडेशन थी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
फाइन. सो लेट अस गेट इनटू द टॉपिक. तो बेसिकली अगर हम देखें तो पहला टॉपिक जो हमको यहां देखना है, रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. वी हैव टू सी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ठीक है. तो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट अ मिनट, स्पीकर्स power to summon the session of a legislative assembly. All right. So in this, the first thing that we will be seeing is the constitutional provisions related to governor's power. Constitutional provisions related to governor's power. So when we talk about constitutional provisions related to governor's power, then the article 174 of the constitution comes into play. Which article? Article 174. Majorly जो article action में आते हैं वो हैं article 174. Then article 174 clause 2 subclause A, article 174 clause 2 subclause B, and then article सपोर्ट करने के लिए जो आता है, that is article 163. These are the four articles which basically talks about governor's power in summoning the session of a legislative assembly or proroguing the session of a legislative assembly. Article 174 of the constitution क्या बोलता है? Article 174 of the constitution gives the power to the governor. It gives the power to the governor to summon the house or each house of the legislature or each house of the legislature to meet at such time and place as he thinks fit. आर्टिकल 174 जो है गवर्नर को पावर देता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर उस लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस को समन करे किसी भी टाइम और किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे मीट करने के लिए और सेशन को कंडक्ट करने के लिए. दिस पावर इज ग्रांटेड टू गवर्नर अंडर आर्टिकल 174. दिस particular article also maintains that the governor should at least summon the house once in every 6 months. Once in every 6 months. Once in every 6 months, the governor should at least summon the house for once. 6 महीने में कम से कम एक बार तो गवर्नर को हाउस को समन करना पड़ेगा और करना चाहिए. Fine, that is mentioned in article 174. Article 174 clause 2 subclause A क्या बोलता है? Article 174 clause 2 subclause A talks about proroguing the house. Proroguing the house मतलब सेशन को खत्म करना. आपने सेशन बुलाया, सेशन को खत्म करना is known as proroguing the house. Proroguing the house takes place when governor says that the term of this particular session has ended and henceforth the legislative assembly or the session is completed, finished till it reopens or restarts again. योगेश, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है. एक टेलीग्राम पे ग्रुप है करंट अफेयर से रिलेटेड चेंज आईएएस का, उस पे आपको जाके पीडीएफ जो है सारी मिल जाएंगी. आपको पीपीटीज हैं अगर किसी भी लेक्चर में, तो वो पीपीटीज भी आपको उसी ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं. ठीक है. प्रोरोगिंग की जो पावर है आर्टिकल 174 क्लोज टू सब क्लोज ए में दी गई है. आर्टिकल 174 क्लोज टू सब क्लोज बी पावर देता है गवर्नर को टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली.
to dissolve the legislative assembly. Remember one thing, there is a difference between proroguing the house and dissolving the house. When the governor dissolves the legislative assembly, then the fresh elections have to be conducted. अगर गवर्नर legislative assemblies को dissolve करता है, then the fresh elections have to be conducted. ठीक है, but proroguing में कोई fresh elections की जरूरत नहीं है. This you have to understand. Then the article 163 comes into play. Then what comes into play? Article 163. Article 163 क्या बोलता है? Article 163 ये बोलता है कि whenever the governor summons the house, whenever the governor prorogues the house, then the governor should act only as per the aid and advice of the council of ministers. It talks about aid and advice of the council of minister. This is mandated under article 163 कि गवर्नर को अगर समन भी करना है तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एड एंड एडवाइस पे करेगी. अगर प्ररोग भी करना है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एड एंड एडवाइस पे करेगी. But Article 163 also mandates that the governor, if the constitution wants the governor to act as per the discretion, अगर constitution ये कहता है कि certain situations में गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली काम करना है, then the aid and advice of the council of minister is not required. Then the aid and advice of council of minister is not required. But if the council of minister have the confidence of the house, अगर council of minister के पास majority है, house का confidence है, then governor should only be acting as per the aid and advice of the government, council of minister, until and unless constitution direct it to act in the discretionary manner. In the discretionary manner. अब देखना है exceptions क्या क्या है. Next thing that we have to see is exceptions. Exceptions क्या क्या है? Let's suppose the chief minister have lost the majority and the governor knows that the chief minister has lost the majority. Governor पूछता है, should I summon the house? Chief minister को पता है कि we have lost the majority and we cannot prove it in the assembly. अगर सेशन कंडक्ट हुआ, कॉन्फिडेंस मोशन आया तो हम हार जाएंगे, हम अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे. फ्लोर टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे. और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को एडवाइस करता है, नो नो नो, यू शुड नॉट समन द सेशन राइट नाउ. But the governor is sure that the chief minister cannot prove the majority, and then in this situation, governor can summon the session of the legislative assembly or a special session of the legislative assembly. ठीक है. सो इस सिचुएशन में गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर सकता है. या फिर उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर गवर्नर के पास जाएं और बोलें कि वी हैव द नंबर्स एंड वी कैन प्रूव or we can pass the no confidence motion against the government, and if the governor is satisfied in that case, again governor can use the discretionary powers and summon the session of the house. एक चीज और समझना है आपको, when governor uses his or her discretionary powers, it is not beyond the power of the Supreme Court or the High Court to judicially review it. गवर्नर का जो डिसीजन है समन करने का, वो जुडिशियल रिव्यू के परे नहीं है. इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड एंड इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑल्सो. ठीक है. एक मद्रास हाई कोर्ट का बहुत पहले डिसीजन आया था. इट वाज द डिसीजन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, wherein Madras High Court mentioned that
the article 174 of the constitution has to be read with article 163 of the constitution, and thus governor is bound to act as per the aid and advice of the council of minister. ये भी सेशन को समन करने के रिलेटेड ही केस था. तो उन्होंने बोला कि ये जो आर्टिकल 174 है, it should not be read independently. It should be read along with article 163 of the constitution. और आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही सीएम जो है वो काम कर सकता है. ओ सॉरी, गवर्नर जो है सेशन को समन कर सकता है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. थैंक यू वृंदा, थैंक यू फॉर डूइंग द नीडफुल. रिसेंटली एक केस हुआ था. इट वॉज द नाबम रेबिया केस. सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें वो है वो देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है. रिसेंटली इन 2016 एक नाबम रेबिया केस था अरुणाचल प्रदेश में. ऐसे ही गवर्नर ने सेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर ने बोला कि आप समन कीजिए, गवर्नर ने समन नहीं किया, तो उस पर वो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का. नाबम रेबिया केस बोलते हैं. वेर इन सुप्रीम कोर्ट अगेन वेरी मच unequivocally reiterated that when the chief minister and the council of minister, chief minister or council of minister, when they enjoy the confidence of the house, when they enjoy the confidence of the house, then the power vested with the governor under article 174 to summon, to prorogue or to dissolve the legislative assembly has to be taken as per the aid and advice of the council of ministers. उन्होंने बोला कि अगर सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है, इफ दे हैव द मेजॉरिटी, देन आर्टिकल 174 के अंदर जो गवर्नर को पावर दी गई है असेंबली सेशन को समन करने के लिए, प्ररोग करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, दैट पावर ऑफ द गवर्नर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. So these were the observation of Supreme Court. This is what Supreme Court said as far as the powers of governor with regard to summoning of the session is concerned. Next हमारा था सरकारिया कमीशन. सरकारिया कमीशन बेसिकली गवर्नर पे बात नहीं कर रहा था. सरकारिया कमीशन बात कर रहा था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे. सरकारिया कमीशन बात कर रहा था सेंटर एंड स्टेट की रिलेशनशिप पे. सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे सरकारिया कमीशन बात कर रहा था. जब सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप पे सरकारिया कमीशन को रिकमेंडेशन देना था, तो गवर्नर ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. तो सरकारिया कमीशन वाज बाउंड टू गिव रिकमेंडेशन ऑन द रोल्स एंड द पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ द स्टेट. अगेन सरकारिया कमीशन ने जो पहली बात कही वो यही कही थी यहां पे कि टिल द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, देन द गवर्नर शुड एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर until and unless the advice is patently unconstitutional. अगर सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्लियर कट एक्सप्लिसिटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन ओनली इन दैट सिचुएशन गवर्नर शुड यूज द डिस्क्रिशनरी पावर. अदरवाइज द गवर्नर शुड एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड सेकेंडली उन्होंने जो देखा वो ये बोला कि एक तो कंडीशन रखी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली, सेकेंड कंडीशन उन्होंने रखी इफ द CM and the Council of Minister do not enjoy the confidence of the legislature. When they do not enjoy the confidence of the legislature, at that point also governor can use the discretionary power under Article 174, whether to see whether summoning the house or proroguing the house or dissolving the house is required or
नॉट। ठीक है, ये था ओवरऑल गवर्नर की पावर से रिलेटेड सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन आपने समझ ली, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन देख लिया आपने, नाबम रेबिया केस जो है वो आपको याद रखना है यहां पे। ठीक है, यहां पे 3 टर्म्स जो हैं बहुत टाइम टू टाइम यूज हुए हैं। वन इज समनिंग द हाउस, अदर वन इज प्रोरोगिंग द हाउस, थर्ड वन इज डिसॉल्विंग द हाउस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स? समन, prorogue, dissolve. Do we all know the meaning of all these 3 words? Summoning का मतलब क्या है, dissolve का मतलब क्या है, and proroguing का मतलब क्या है? सरकारिया कमीशन बेसिकली, इसमें एक चीज और मेंशन कर लिए, इट वाज इन द ईयर 1983। सरकारिया कमीशन जो है 1983 में आया था। ठीक है, रिकमेंडेशंस उसकी 1983 में आई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग। यस, समन का मतलब क्या है, प्रोरोग का मतलब क्या है, डिसॉल्व का मतलब क्या है? आर वी क्लियर विद दीज पॉइंट्स? आर वी क्लियर विद दीज पॉइंट? समन मीन्स टू कॉल द हाउस फॉर द मीटिंग, राइट? प्रोरोगिंग मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द हाउस। जो सेशन ऑलरेडी चल रहा है उसको वहां टर्मिनेट कर देना, दैट इज नोन एज प्रोरोगिंग द हाउस। डिसॉल्विंग द हाउस मीन्स एंडिंग द लाइफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंडिंग द लाइफ ऑफ द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग हाउस। दैट मीन्स हेयर आफ्टर फॉर द न्यू हाउस टू बी constituted, re-elections have to be conducted. Re-elections have to be conducted. ठीक है? Summon means yes, वैष्णवी। नहीं, गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी भी हो सकता है, और जब गवर्नमेंट का 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है तब भी डिसॉल्व की जाती है। गवर्नमेंट को जब कॉन्फिडेंस हाउस का खत्म हो जाता है तब भी, और जब व्हेन गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड इट्स ओन टर्म देन आल्सो द हाउस इज डिसॉल्व्ड। इन बोथ देयर आर 2 situations. There are 2 situations when the house gets dissolved. Okay, so these are the 2 topics that we had to discuss today. We have done that. Tomorrow a different lecture will be dealt with, different topic will be dealt with under by the different eminent faculty of Change IAS. Till then, keep revising, keep studying. The study material related to the today's current affairs and the PPT related to today's current affairs will be posted in the group. ठीक है, और उनको जो आपके पास नोट्स आ रहे हैं उनका प्रिंट आउट रखिए आप, और उनको डेली रिवाइज कीजिए। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देम एंड revise them on daily basis, because if you keep on piling the current affairs issues, एक हफ्ते में अराउंड 15-16 इश्यूज हो जाएंगे आपके, राइट? एक महीने में कितने हो जाएंगे? अराउंड 60 to 70 इश्यूज। 2 महीने में कितने हो जाएंगे? अराउंड 140-150 इश्यूज। 2 महीने भी अगर आपने इधर उधर किया, या फिर 60 डेज आपने रिवाइज नहीं किया, तो 150 इश्यूज जो हैं आपके पाइल अप हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि अभी क्लास खत्म हुई है, खाना पीना खाओ अपना, आराम से आराम करो, नोट्स देखो, रिवाइज कर दो, खत्म, दैट्स इट। और पॉलिटी को रिवाइज करने में और एक फायदा है, पॉलिटी को जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो यू डोंट ओनली रीड करंट अफेयर्स, यू ऑल्सो रीड द कन्वेंशनल टॉपिक्स। ये जो आर्टिकल्स मैंने बताया आपको, ये आपका लक्ष्मीकांत में या फिर सुभाष कश्यप में या डीडी बासु में कन्वेंशनल टॉपिक है आपका, ये मेंशन्ड है हर जगह। नई चीज क्या पढ़ी? सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन नई चीज पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट केस का नाम क्या था, ये नई चीज आई। बट कन्वेंशनल टॉपिक तो वो पढ़ ही लिया हमने। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट पार्ट है ये, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेनेवर यू रीड द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यू साइमल्टेनियसली ऑल्सो रीड द कन्वेंशनल टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए स्टूडियस नाइट। थैंक यू।